बात हुई थी, यानी पिछली क्लास में क्या बात हुई थी, हम सबने मिलकर के कांग्रेस का गठन कर दिया था, याद है ना, 1885 में कांग्रेस बना दी थी। अब कांग्रेस बना दी थी तो कांग्रेस से जुड़े अब तथ्य बहुत हो जाएंगे महत्वपूर्ण, तो आज की शुरुआत ही थोड़ी सी वहीं से हो रही है कि जब कांग्रेस बन गई तो उसके पहले अध्यक्ष कौन बनेंगे ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न यहां से एक बार बना दिया, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी, कोई एओ ह्यूम लगा के बहुत से लोग चले आते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी। अब यहां पर दादा भाई नौरोजी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ना। अगले ही सेशन में डब्ल्यू सी बनर्जी के बाद कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, अगर यूपीएससी पूछ ले कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो कोई मौलाना आजाद लिख के नहीं आएगा, सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अच्छा पल्लवी ये भी है, करेंगे बच्चे बात, मतलब मैं अब समय निकालता रहूंगा क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस का घोड़ा कंट्रोल कर लिया है, अब आराम से चल सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। तो एक एक करके सवाल लेते रहेंगे, ये भी दिमाग में मैंने डाल दिया है, ठीक है ना, कि क्या हमें प्लान भी रखना चाहिए। बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ दिए जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। हो सकता है वो पूछते कि किस सन में बने, ठीक है, तो 1887। किस अधिवेशन में बने, तो मद्रास अधिवेशन 1887। ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल, पहले विदेशी एनी बेसेंट नहीं है, पहले विदेशी हैं जॉर्ज यूल, यानी कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूल, 1888 इलाहाबाद। एक बड़ा कंफ्यूजन एड्रेस होने वाला है। ठीक है, पहली महिला और पहली भारतीय महिला, दोनों महिला है, पहली केवल महिला है और दूसरी भारतीय महिला है। इस सवाल को बहुत से स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, क्योंकि अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाता है तो भी सरोजिनी नायडू निकाल देंगे और पहली महिला भी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो जब भी कभी सवाल बनाएंगे कलकत्ता अधिवेशन तो सन जरूर लिखेंगे। हम लोग अभी देखेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन होगा और उसके बाद एनी बेसेंट इतनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि वो अध्यक्ष बन जाएंगी। गांधी जी से जुड़ा, इस गांधी जी ने एक बार जब कांग्रेस में वो सक्रिय हुए तो गांधी जी ने ही कांग्रेस चलाई, है ना, सबसे महत्वपूर्ण नेता गांधी जी बन गए, लेकिन गांधी जी ने एक बार ही केवल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और यह सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने निम्न में से किस कांग्रेस सत्र या कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम, ठीक है, बेलगाम, इसको बेलगाम है, ये बेलगावी है, ये कर्नाटका के अंदर एक जगह है, तो वो वहीं पर ये अधिवेशन हुआ था। लेकिन इसको तुम मान लो कि बेलगाम है, इनके गांधी जी पर तो कोई लगाम नहीं थी ना, तो गांधी जी लगाम उन पर कसी ही नहीं जा सकती थी, इसलिए गांधी जी हो गए बेलगाम, और बेलगाम 1924 में हुए। ठीक है, फिर सरोजिनी नायडू की बात हमने कर ही ली, ये पहली भारतीय महिला है, तो 1925 कानपुर। अब देखो नेहरू जी 1929 में पहली बार यहां अध्यक्ष बनना है, 30 में फिर अध्यक्ष बनना है, फिर 36 में अध्यक्ष बनना है, और फिर 37 में अध्यक्ष बनना है, और फिर 46 में अध्यक्ष बनना है। सबसे अधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का जो इनको सौभाग्य मिलता है वो नेहरू जी को मिलता है। 29 मतलब ये लाहौर, कराची, लखनऊ और फैजपुर। 46 के अधिवेशन में क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया उसको गिना नहीं गया, क्योंकि अधिवेशन की फिर वो अध्यक्षता उन्होंने नहीं की जो दिसंबर के अंत में होता था। उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करके अंतरिम सरकार में चले गए थे। तो चूंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे थे तो एक नजर में हमने अध्यक्ष देख डाले, क्योंकि आज तो डब्ल्यू सी बनर्जी की बात करनी ही करनी है। तो सबसे अधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की, नेहरू ने। ठीक है, इकलौते ऐसे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्होंने अंतरिम सरकार में चले गए, नेहरू इस्तीफा दे दिया, कृपलानी बन गए। लेकिन यहां पर क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट के बाद इस्तीफा दे दिया। अभी बिल्कुल याद नहीं होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो कि सर ये पढ़ाते जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, केवल अध्यक्षों की बात है। ये सारी कहानियां हमारी आंख के सामने से गुजरेंगी, इनमें से कई सारी कहानियां गुजरेंगी। अब देखो सबसे लंबे समय तक लगातार अध्यक्ष कौन बना रहा है, 1940 से 46 तक, क्योंकि 40 के बाद मौका ही नहीं आया अधिवेशन करने का, द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध था और कांग्रेस जो है सत्र आयोजित नहीं कर पाई, और ये सौभाग्य मिला मौलाना अबुल कलाम आजाद को। सीधे सीधे कहा जा सकता है, प्रश्न बनाया जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आखिरी जेबी कृपलानी। जब भारत आजाद हो रहा है तो कौन है भारत का कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जेबी कृपलानी। तो ये स्लाइड आप एक बार जरा लिख डालिए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, लिख लिया हो तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन 1 मिनट में देता हूं, आप लोग इसको जरा लिख ही डालो साथी में। इस पर ज्ञानेश अभी आगे हम लोगों को बात करनी है, ठीक है, तो उस पर मैं बात अभी करूंगा, पहले इसे लिख लेने दो। लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा, कांग्रेस की स्थापना हो गई, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने बहुत काम किया, और हम लोगों ने देखा ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी को देखा, यानी धन की निकासी के सिद्धांत को। ये भी बात की कि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने क्या किया, उन्होंने जो है पहली बार एक अखिल भारतीय संगठन का निर्माण किया। ठीक है, अब यहां हमें
आगे बढ़कर के ये देखना है कि जो कांग्रेस का नरम पंथ है, ठीक है, नरम पंथ, हम्म, नरम पंथ। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं ऐसे बता दूं, ठीक है, कि ये जो आरंभिक राष्ट्रवादी जिनको कहा जा रहा है, आरंभिक राष्ट्रवादी, ये शब्द भी इस्तेमाल हुआ होता है, और इन्हीं आरंभिक राष्ट्रवादियों के को हम लोग नरम पंथी भी कहते हैं। अभी केवल नरम पंथियों की बात हम कर रहे हैं, ये नरम पंथी हैं, ठीक है, नर्म लोग हैं, मतलब ज्यादा उग्र नहीं है। देखो पढ़ा लिखा आदमी जो है ना वो बड़ा नरम होता है। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो थोड़ा सा संसाधन संपन्न आदमी भी होगा। संसाधन संपन्न से मतलब है कि गाड़ी से जा रहा है, ऑटो वाले से जाके भिड़ गया, तो ऑटो वाले ने ठोकर मार दी, ठोकर मारी तो लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हो गई तो एक तरफ तो ऑटो वाला एकदम ठोस कड़वा लोहा लगवा के ऑटो में वो आया है, तो उसका ऑटो ने मारा है ठोकर, और पढ़ा लिखा जो आदमी है बेचारा उसकी गाड़ी का जो ना बम्पर उड़ गया। लेकिन जब झगड़ा होगा तो झगड़े में क्या होगा, ऑटो वाले को पता है भैया हमारा तो एकदम सॉलिड लोहा है, और पढ़े लिखे हमारे सज्जन को पता है कि हमारा तो फाइबर का बॉडी है, अगर धर के 2 लाठी इसने मार दी तो पूरी पिचक्का हो जाएगी गाड़ी। तो क्या होता है, वो हो जाता है संपत्ति की वजह से नरम। झगड़ा एक समय पे आके खत्म कर देगा, अवॉइड कर लेगा कि झगड़ा करेंगे, लेकिन झगड़ा ऐसी जगह पर नहीं ले जाएंगे कि हमारा नुकसान हो जाए। दूसरी चीज क्या होता है, आम लोगों का लड़ने का तरीका क्या होता है कि वो लड़ाई करेंगे, बात बात पे हाथापाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे। पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, उसके पास और भी तरीके हैं, वो लिखा पढ़ी से चला जाएगा, वो कहेगा देखिए उससे बढ़िया नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट करना, ठीक है ना, ये कहेगा ना। अगर पुलिस में रिपोर्ट नहीं, मैं आपको लीगल नोटिस भेजता हूँ, या वो कहेगा कि मैं जा रहा हूँ फलाने फलाने जो है फोरम में जाकर के मैं केस करूंगा आपके खिलाफ। शराफत से बात कर रहा है, लिखा पढ़ी में विश्वास करेगा। तो ये जो नरम पंथी हैं, इन नरम पंथियों की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं इस प्रकार की कि इनकी राजनीति की विशेषताएं हैं, ठीक है, और वो जो राजनीति की विशेषताओं पर एक बार हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नरम पंथियों का परिचय हमको मिल जाएगा। तो एक तो क्या है, ये हमने बात की थी याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों में इनका विश्वास है। नरमपंथी क्यों है, याचिका देंगे अंग्रेजों को, याचक की भूमिका है, भैया हमारी एक दरखास्त है इसको मान लीजिए, हम एक याचिका लाए हैं। याचक कहा जाता है ना, याचक याचना करने वाला, और दिनकर क्या कहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, ठीक है। तो जो है क्या उल्टा हो गया, यहां याचना और याचक और याचिका, और याचिका और प्रार्थना पत्र। तो जो आरंभिक राष्ट्रवादी हैं नरमपंथी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनका जो है याचिकाओं में बहुत विश्वास है, ठीक है ना। दूसरे, ये विशुद्ध संवैधानिक तरीकों से चलना चाहते हैं, ठीक है, संवैधानिक तरीकों पर विश्वास है। इनका क्या विश्वास है कि भाई देखो संवैधानिक ढांचे में जो स्पेस है उसका फायदा उठाया जाए। जैसे हम जाके अंग्रेजों को अगर याचिका देंगे तो अंग्रेज अगले किसी संवैधानिक विकास में, किसी एक्ट में, किसी जो है अधिनियम में हमारी बातों को शामिल कर देंगे, तो हम धीरे 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 संविधान के अंदर अपनी बातों को जो है समाहित करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये है विशुद्ध संवैधानिक तरीके। ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश राज व क्राउन की अच्छाई में इनका विश्वास है। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझना। ये वो लोग हैं जो निकल के आए हैं समाज सुधार आंदोलन से, समाज सुधार आंदोलन से। वहां पर अंग्रेजों ने इनका साथ दिया है। अंग्रेजों ने देश के भीतर राजनीतिक स्थिरता पैदा की है। अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन की है। अंग्रेजों ने कानून का राज शुरू किया है, कचहरी आ गई है, वकील आ गए हैं, ठीक है ना, और प्रशासन का पूरा सिस्टम आ गया है। तो वकीलों ने बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इनको लगता है कि जो है ठीक है। दूसरी चीज, ब्रिटेन जो है, जो इन्होंने पढ़ा है कि भाई वहां पर संविधान है, अलिखित संविधान है, लेकिन वहां संवैधानिक राजतंत्र है। तो संवैधानिक राजतंत्र में एक तरीके से इनका विश्वास है, और इस वजह से ये ब्रिटिशर्स को जो है ना, ये नहीं कहते कि आप ब्रिटिशर्स बुरे हो। दादा भाई नौरोजी ने किताब जो लिखी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान दिया था ना, अन ब्रिटिश। जैसे हम कहें कि अगर कोई ऐसी बात करे जो हमें लगा कि हमारे देश के खिलाफ है, तो हम क्या कहेंगे, तो बहुत ही अन इंडियन पॉइंट है, अन इंडियन, भारत का विरोध करने वाला या भारत के अपने स्वभाव के प्रतिकूल। तो जब वो कहते हैं पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका सीधा सा अर्थ होता है बच्चा कि वो कह रहे हैं कि भारत में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रिटेन में महारानी को, क्राउन को, संसद को भारत की सरकार की कमियां नहीं पता है, ठीक है। तो भारत सरकार की यह आलोचना है, भारत सरकार की आलोचना, लेकिन ब्रिटिश राज और क्राउन की अच्छाई में इनको विश्वास है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे नागरिक अधिकारों की मांग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नागरिक अधिकारों की मांग करेंगे कि भाई हमें भी जो है नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। तो नागरिक अधिकारों की मांग ये कर लेंगे, लेकिन भारत की नहीं, सर भारत सरकार की आलोचना। भारत सरकार, इसको और डिफाइन कर दो वरना बाद में तुम लोग शायद भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ पढ़ के, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी सरकार की आलोचना, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में
बात ही नहीं पहुंच पा रही है कि भारत में अंग्रेजी सरकार कितना गलत कर रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रिटिश राज और क्राउन की अच्छाई में विश्वास करते हैं तो हमें बताना चाहिए कि यहां नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत का शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि भारत का के साथ अन्याय समाप्त करने की ये अपील करेंगे। और ये अपील किससे करेंगे? ये अपील करेंगे ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश क्राउन से, क्राउन यानी महारानी से, और ब्रिटिश जनता में भारत की पक्षधर जनमत का निर्माण। समझ गए ना इस पूरी कहानी को, कि ये विश्वास कर रहे हैं याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों पर, और कह रहे हैं कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से चलेंगे, क्योंकि अंग्रेज ला तो रहे ही है ना, एक के बाद एक अधिनियम। ब्रिटेन की संसद भारत के लिए कानून बना रही है, तो उसी में हम सुधार करवाएंगे। तो इसलिए इनका ब्रिटेन की अच्छाई में विश्वास है कि महारानी, संसद और वहां की परंपराएं जो है वो बड़ी अच्छी हैं। ठीक, फिर भारत में अंग्रेजी सरकार की आलोचना, कि अंग्रेजी सरकार अच्छा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, कुछ तुम लोग आपस में बात करो, ठीक है। भारत में अंग्रेजी सरकार अच्छी नहीं है, अन्याय कर रही है, शोषण कर रही है। तो यहां पर भारत के साथ अन्याय खत्म करने की अपील करनी है, किससे? अंग्रेजों से ही। नागरिक अधिकारों की मांग करेंगे, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश जनता में भारत की पक्षधर जनमत का निर्माण करेंगे। बाकी तो हम लोगों ने ये देखा ही था कि किस तरीके से इन्होंने आर्थिक आलोचनाएं आदि प्रस्तुत की और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये इनकी जो एक तरीके से कहें इनका दृष्टिकोण था। ठीक है, इसको यहां पर लिख दूं। ठीक है, ये है इनका राजनीतिक दृष्टिकोण। इस स्लाइड को जरा नोट कर डालो, राजनीतिक दृष्टिकोण, इसको नोट करो। ठीक है, 1 मिनट में हमेशा ऐसे दे देता हूं, 1 से 1.5 मिनट, जो नहीं नोट हुआ हो उसको जल्दी से नोट कर डालो। भारत के साथ अन्याय समाप्त करने की अपील बेटा। ठीक है हिमांशी, अन्याय समाप्त करने की अपील। ठीक है, लिख लिया, डन। ठीक है, हाँ, समाप्त करने की अपील। लास्ट पॉइंट समझा दूं, तो ये क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज बुरे नहीं है, मतलब ब्रिटेन बुरा नहीं है। ठीक है रेखा, ब्रिटेन के लोगों तक बात नहीं पहुंचती। जैसे कभी कभी आप ये सोचते हो ना कि कहीं कोई अच्छा है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि सांसद है हमारे इलाके का या हमारा, ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो कट जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? चलो, ये क्या है भाई? रुको, मैं ऊपर जो लिखा हूं उसको मैं पढ़ दूं, क्योंकि ये कह रहा है कि कट जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर की लाइन है वो है याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों में विश्वास। उसको लिख लो बेटा, याचनाओं और प्रार्थना पत्रों में विश्वास। और इधर लिखा हुआ है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो अभी रेखा के प्रश्न पर आ जाऊं। तो कभी कभी कोई सांसद है, कोई आपका बॉस है कहीं पर, ठीक है, या कोई मुख्यमंत्री है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो आप कहते हो नहीं वो बुरा नहीं है, लेकिन उस तक तो वो बात पहुंच ही नहीं रही। ठीक है ना, उस पर तो वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हमें उस तक वो बात पहुंचानी है, तो गलत काम नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होगा, तो हम क्या करें? उस तक पहुंचने की कोशिश करें। तो ये शिक्षित भारतीय, ये आरंभिक राष्ट्रवादी, ये नरमपंथी, ये क्या कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश संसद तक अपनी बात को पहुंचा देना है, यानी ब्रिटेन में जो संसद है वहां तक अपनी बात पहुंचाओ। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन है यानी महारानी, उन तक हमें अपनी बात पहुंचानी चाहिए, और ब्रिटिश जनता जो है उसको बताना चाहिए कि भाई भारत में तो अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो इनका तरीका है ये। तो इसलिए मैंने क्या कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण, और इसी को लिखो, राजनीतिक दृष्टिकोण व पद्धति। किस तरीके से ये काम करते थे? कुछ भी हो जाएगा, ये कहेंगे लाओ भाई हम जा रहे हैं, एक प्रार्थना पत्र देंगे, कितना भी बड़ा अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कांग्रेस के गठन के बाद जो नरमपंथी हैं, नरम पंथियों का योगदान क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो नरम आदमी है उसकी कोई समाज में इज्जत नहीं करता। अरे क्या किया सर इन्होंने, सारा काम तो बाद में गर्म पंथ ने किया। कोई कहेगा नहीं, इन्होंने भी, गर्म पंथियों ने भी क्या किया, सारा काम तो गांधी जी ने किया। कोई कहेगा नहीं भाई गांधी जी ने कुछ नहीं किया, भारत को आजादी तो सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई। कोई कहेगा नहीं, क्रांतिकारियों ने दिलवाई, भगत सिंह वगैरह से डरकर अंग्रेज भाग गए। तो यहाँ क्या होता है, एक की बात होती है दूसरे को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या करनी जरूरी है कि भाई इन लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला काम तो इन्होंने क्या कर दिया जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक, कि कांग्रेस का गठन कर दिया। ठीक है, कांग्रेस का गठन, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात थी कि कांग्रेस का गठन कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि कांग्रेस के गठन का एक मतलब तो था कि अखिल भारतीय संगठन का निर्माण कर दिया। अखिल भारतीय संगठन, हम लोग देख रहे थे कि अभी तक छोटे छोटे संगठन बन रहे थे। इंडियन एसोसिएशन जो है
वो एक बड़ा संगठन था, लेकिन पहला अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस बनी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस बन गई। अब क्या हुआ, जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस बनने के बाद सांगठनिक ढांचे का निर्माण इन्होंने कर दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण एक ढांचा होता है ना, संगठन का एक ढांचा। अभी समझाता हूं, सांगठनिक ढांचे का निर्माण कर दिया। ठीक है, सांगठनिक ढांचे में क्या क्या शामिल है भाई? एक चीज तो शामिल है कि साल में एक बार ये लोग वार्षिक अधिवेशन करने लग गए। वार्षिक अधिवेशन, तभी तो हम लोग देख रहे थे कलकत्ता और मद्रास और ये और वो। ठीक है, यानी साल में एक बार ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश से लोग, और अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, एक दूसरे से चर्चा चल रही है, बातचीत हो रही है। तो धीरे धीरे देश के लोगों का आपस में जुड़ाव बन गया है। ठीक है ना, और इसमें कोई अध्यक्ष भी चुना जाता था, इसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी भी चुनी जाती थी, कमेटी वगैरह चुनी जाती थी। ठीक है, कमेटी चुनी जाती थी। तो इस तरीके से एक सांगठनिक ढांचे का इन्होंने विकास कर दिया। फिर अगर हम देखें अगला महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने की कि भारतीय राष्ट्रवाद, जिसके ऊपर कल हम लोग बात कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का आधार इन्होंने बना दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद ना, आर्थिक आलोचना अंग्रेजों की करके इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद का निर्माण किया। और इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय राष्ट्रवाद के आधारों पर भी हम लोगों ने कल बात कर ही ली थी, राष्ट्र था, ठीक है, और राष्ट्रवाद था। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो है भारत का राजनीतिकरण शुरू हो गया। यानी अब भारत में होगी राजनीति, पॉलिटिक्स होगी। तो पॉलिटिक्स कैसी होगी? ये पॉलिटिक्स जो है नरमपंथियों ने अपनी तरीके से शुरू कर दी। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि कम से कम एक संगठनबद्ध ढंग से पूरे देश की जनता एक दूसरे के करीब आती चली गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। इसको लिखो, फिर एक आगे बढ़े, इसको जल्दी से बना लो। ठीक है, चलो आपने लिख लिया होगा इसको। अब जरा देख लो एक सीधे सीधे सवाल के दृष्टिकोण से, जो इस बार जैसे प्रश्न आए हैं या पहले जैसे प्रश्न आते रहे हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि आखिर इनका मांग पत्र क्या हुआ करता था। ठीक है ना, तो मांग पत्र क्या होता था, यानी इनकी प्रमुख मांगे कौन सी थी। ठीक है, प्रमुख मांगे कौन सी हैं? तो प्रमुख मांगों में आपको देख लेना है एक नजर, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत प्रबल है। हमने कहा ना भारतीयों का भला हो जाए, अंग्रेज कुछ ऐसे ऐसे सुधार करते चले जाए। पहली चीज क्या कही? सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व, यानी ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नौकरी मिले अंग्रेजी शासन के दौरान, यानी सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ता चला जाए। अभी हमने बात की थी नागरिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमें भाषण देने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम अंग्रेजों की आलोचना कर रहे हैं तो भाई कर लेने दो, हम किसानों की दुर्दशा बता रहे हैं, भारत सरकार की बुराई कर रहे हैं, अंग्रेजों की बुराई यानी ब्रिटिशर्स की बुराई नहीं कर रहे। तो हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए भाषण की, प्रेस की, विचार की, यानी हम जो किताबें समाचार पत्र छापना चाहें हम छाप लें, जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहें वो प्रस्तुत कर लें, और हम अपने मन मुताबिक संगठनों का निर्माण करें। ठीक है ना, मन मुताबिक संगठनों का हम निर्माण करें। भाषण, प्रेस, विचार एवं संगठन का अधिकार। ठीक है ना, फिर क्या है? नागरिक स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता। जब हम नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो किसी को बिना मतलब गिरफ्तार न किया जाए। गिरफ्तार किया जाए तो उसका वारंट होना चाहिए। वारंट जो है होने के बाद उसको हैबियस कॉर्पस यानी उसको तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत होने का अधिकार होना चाहिए, अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार। तो इस तरीके की तमाम नागरिक स्वतंत्रताओं की बात कर रहे थे। प्रेस की बात हम लोगों ने कर ही दी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत को निहत्था कर दिया है। निहत्था, हथियार ही नहीं रखने दिए। आर्म्स एक्ट आए हैं तो उन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्या है आर्म्स एक्ट? यानी शस्त्र कानून बनाए जा रहे हैं और भारतीयों को हथियार ही नहीं रखने दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं यार इतना मारा है 1857 में, हथियार रखने देंगे ना तो ये फिर मारेंगे। ठीक है, फिर मारेंगे, तो इसलिए हथियार ही मत रखने दो। अब इनको तो ये पता ही नहीं था कि अबे भारत में हम लाइसेंसी हथियार अलग रखते हैं और गैर लाइसेंसी हथियार हम अलग रखते हैं। इस देश में पहले मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा गैर लाइसेंसी ये कट्टा, तमंचा, वद्दी और खुखरी ये सब यूपी में होते हैं। फिर मुझे पता चला कि नहीं, यूपी में नहीं, ये तो बिहार में भी होते हैं। तो हमको लगा अच्छा ठीक है, यूपी और बिहार में होते हैं। फिर हमको पता चला बंगाल में भी होते हैं, फिर हरियाणा में भी होते हैं। मतलब हर जगह हथियार गैर लाइसेंसी बहुत ज्यादा आ गया। भारत में ये कहा जाता है कि गैर लाइसेंसी हथियार का जो उद्योग है वो 2 वजहों से पनपा। राजा महाराजाओं के हथियार बनाने वाले लोग हो गए बेरोजगार। अब हमको आता क्या है? हमको आता है कट्टा, तमंचा बनाना, बम बनाना। और राजा साहब की सेना भंग हो गई, तो अब हमारे यहाँ बंदूक और कट्टा, तमंचा हमसे खरीदेगा कौन? तो हम चुपचाप बनाएंगे, चुपचाप बेचेंगे। ये बहुत बड़ा कारण रहा कि पुराना शस्त्र उद्योग जो हमारे भारतीय राजाओं का हुआ करता था वो पूरा उजड़ गया। तो इन्हीं लोगों ने शस्त्र बनाने की अपनी स्किल जो है ना गुपचुप शुरू कर दी। जैसे आपको याद है मुंगेर में जो शस्त्र उद्योग है वो बंगाल के नवाबों का था। वहां पर बंदूक बनाने का कारखाना बनाया था, लेकिन बंदूक बनाने का जब वो पूरा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो आज भी मुंगेर में जाते हैं लोग,
ले भैया 500 रुपया में भरवा वाला तमंचा खरीद लो, 500 में 2000 में मिलता होगा, 4000 में मिलता होगा, एक जमाने में 500 रुपया का मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, शस्त्र उद्योग। अब ये क्या कह रहे हैं कि भारतीयों को भी हथियार रखने का जो है उनको अधिकार होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, सबको पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए। ठीक है भाई, ये जो है तुम लोग आपस में बातें मत किया करो, मैं जानता हूं कि ठीक है तुम्हारा बेटा बहुत नुकसान है, पलक हो आकाश हो सारे बच्चे, चुपचाप यहां पर फोकस कर लो 2 घंटा। क्योंकि होगा क्या कि 2 घंटा तुम अगर क्लास में फोकस नहीं करोगे तो फिर जो है ना उसका फायदा नहीं होगा। तुमने भी पैसे लगाए हैं, ठीक है ना, तुम्हारी भी एस्पिरेशंस हैं कि तुम आईएएस बनो, उसका पहला मंत्र यही है कि बेटा यहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी बातें बाद में कर लो, क्लास में जब बात चल रही क्लास पर ध्यान दे लो। अभी भी आकाश जो है मैसेज डाल रहा है कि एक हेल्प चाहिए पलक, ये सब इसलिए कमेंट बॉक्स को ज्यादा डिस्टर्ब इग्नोर करो। अगर तुमको ये अरे कहीं पर सिर्फ नहीं सर मैं तो क्लास में, तो ऑफलाइन हायर एजुकेशन को ऑनलाइन क्लास में मेंटेन रखो। चलो, फिर इन्होंने कहा कि केवल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं, हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा दो, टेक्निकल एजुकेशन को भी बढ़ावा दो। ठीक है, भारत के भीतर। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन बहुत धीरे धीरे अंग्रेज जो है उन्होंने यूनिवर्सिटीज खोली है। उनका मन नहीं था कि भारत के लोग बहुत ज्यादा पढ़ जाएं, केवल इतना पढ़े कि हमारे काम आ जाए, उससे ज्यादा ना पढ़ जाए कि हमको काम में ले लें। ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत में उद्योग धंधे ही नहीं है, तो तकनीक क्यों हम इनको पढ़ाएं? तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि लोगों की स्किल ही नहीं रह गई थी। कल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी और नेहरू जी को सब गाली देने वाले लोग आजकल तैयार बैठे रहते हैं। मैं बता रहा हूं, हिंदुस्तान में टेक्निकल एजुकेशन आजादी की लड़ाई ने अपने आप शुरू किया, आगे देखेंगे हम लोग। और 47 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश में टेक्निकल एजुकेशन की हालत ही इतनी बुरी थी, अंग्रेज हमको बिल्कुल निरक्षर बना के गए थे। वहां से नेहरू ने शुरू किया। नेहरू के बारे में ना जरूर पढ़ना। खैर, तकनीकी। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा कृषि, खेती का भी नॉलेज होना चाहिए, बीजों की गुणवत्ता कैसे बढ़े, हल, लकड़ी के फाल वाले हल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लकड़ी के फल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, फल का मतलब क्या होता था, जैसे ये लकड़ी का हल है, मैंने तुमको पहले भी शायद बताया हो, ये लकड़ी का हल है, तो ये लकड़ी का हल है तो ये गहरी जुताई नहीं कर पाएगा, ये मिट्टी को कम उसको जोत पाएगा। लेकिन अगर इसमें हम लोहे का फाल लगा दें तो ये गहरी जुताई करता है, यानी बीज और गहरे में जाएगा। बीज जब गहरे में जाएगा, स्टेम या तना बड़ा उसको करना पड़ेगा, जब तना बड़ा करना पड़ेगा तो जड़ें बड़ी करनी पड़ेंगी, और जब जड़ें बड़ी करनी होंगी तो उसके पोषण से जो इस वाले बीज में, मान लो कि इतनी जमीन में जो पौधा उगता उसकी हाइट इतनी होती, इसकी हाइट जाहिर सी बात है बड़ी हुई। ये क्या है? एग्रीकल्चरल एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो। अकाल पड़ रहे हैं देश में क्योंकि हम बहुत अनाज नहीं उपजा पा रहे। पुरानी तरीके, बिल्कुल गणेश नहीं समझ पा रहे लोग, पुरानी तरीकों के बीज इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने गेहूं उपजाया, वही गेहूं बोरी भर रख लिया, फिर वही से गेहूं बना लिया। डिक्रीज कर रही है हमारी क्वालिटी ऑफ सीड्स, डिक्रीज कर रही। कोई टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन अंग्रेज हमको नहीं दे रहे। खाली टैक्स वसूलो, इनकी गर्दन उमेटो, बढ़िया चिकन मटन खाओ हिंदुस्तानियों का बना के। भारत में जब ऐसा हुआ कि गुलामी या दास प्रथा की दुनिया में होने लगी आलोचना, ये अंग्रेज तो बहुत ही ना सयाने लोग हैं, ये सभ्यता सिखाने आए दुनिया के सबसे असभ्य लोग। दास प्रथा जब 19वीं सदी में पूरी दुनिया में अवैध घोषित हो गई तो अंग्रेजों को श्रमिकों की जरूरत पड़ी। अब मजदूर कहां से आएंगे? अफ्रीका से बढ़िया सप्लाई करते थे, इथियोपियन 7 फीट ऊंचा हट्टा कट्टा, उसी को बैल समझ लेते थे अमेरिका के अंदर। तो इन लोगों ने दासों को दक्षिणी अमेरिका के भीतर खासतौर पर, और आज का जो यूएसए है उसके भी दक्षिणी हिस्से में, बैलों की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है, बैलों की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि दास मनुष्य नहीं है। और इसीलिए जब आलोचना हुई, जब लड़ाई हो गई, अमेरिका के ही अंदर दास प्रथा को लेकर के लड़ाई हो गई, और अमेरिका की वजह से फिर ब्रिटेन में भी दास प्रथा खत्म हो गई। तो उनको चाहिए मजदूर। मजदूर कहां से आएंगे? तो उन्होंने भारत में जो श्रमिक है, ठीक है, उनको दास नहीं बना सकते थे, उनसे किया एग्रीमेंट, यानी एक तरीके का क्या कहेंगे एग्रीमेंट को, समझौता, लिखा पढ़त में समझौता कर लिया। और ये जो एग्रीमेंट है, यही एग्रीमेंट आगे जो भारतीय लोग थे उन्होंने एग्रीमेंट को एग्रीमेंट और गिरमिट में बहुत फर्क नहीं लगता था। जो निरक्षर भारतीय श्रमिक थे वो कहने लगे अपने आप को गिरमिटिया, एग्रीमेंटिया, ठीक है, और गिरमिटिया। तो ये गिरमिटिया मजदूर शब्द जब भी तुम पढ़ो तो ये समझ लो कि दास प्रथा समाप्त हो गई है, और उसके बाद जब श्रमिक चाहिए तो उनसे एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, और ये एग्रीमेंट ही धीरे धीरे गिरमिटिया श्रमिक शब्द का ओरिजिन बन जाता है। और आखिरी इसमें बात कि दरअसल ये गिरमिटिया मजदूर बंधुआ मजदूर जैसे ट्रीट किए जाते थे। तो यहाँ जो भारतीय थे, जो शिक्षित भारतीय थे, नरमपंथी भारतीय थे, उन्होंने कहा कि गिरमिटिया मजदूरों की दशा बहुत खराब है। फिर इन्होंने कहा कि विदेशों में इतनी लड़ाइयां ना करो, इतनी आक्रामक विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। आप इतने ज्यादा आक्रामक हैं, उसकी वजह से युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध लड़ रहे हैं तो सेना में बहुत खर्चा हो रहा है, और हम ये खर्चा नहीं चाहते, तो सेना के खर्च में कटौती करिए। और दूसरी चीज कि भारतीयों और यूरोपियों में समानता की स्थापना की जाए। ठीक है, इल्बर्ट बिल विधेयक, अभी इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, यहां पर इल्बर्ट बिल विधेयक की बात करेंगे। यहां पर क्यों इसको देखना महत्वपूर्ण था? इसका सवाल बन सकता है कि आरंभिक निम्न में से कौन आरंभिक राष्ट्रवादियों की मांग थी या नहीं थी? और इसी के बीच में लिख देंगे पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, या लिख देंगे
स्वराज की मांग। आप हो जाएंगे कंफ्यूज। सवाल वे इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। इसको लिख डालो जरा, इस स्लाइड को भी लिखो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, इस स्लाइड में आखिरी पॉइंट क्या है? भारतीयोों और यूरोपियों में समानता हो, ये कौन कह रहा है? आरंभिक राष्ट्रवादी। और यहां पे ब्रैकेट में लिखा इल्बर्ट बिल विधेयक 1883। दरअसल अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए वो सारे के सारे कानून भारतीयों के विरोध में होते थे। इल्बर्ट बिल को आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि ऐसा कुछ इकलौते कानूनों में से एक कानून है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कानून बनाए अंग्रेजों ने जो भारतीयों के हित में है। 1883 में एक जो है इल्बर्ट बिल जो है पेश हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इसको पेश किया, क्योंकि जो कानून विधि सदस्य जो हुआ करते थे, कानून सदस्य, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी के भीतर इसका प्रस्ताव किया। ठीक है, नाम क्या था? सर लॉ लॉर्ड थे, सर इल्बर्ट, तो इसीलिए इसको इल्बर्ट बिल कहा गया। उद्देश्य क्या है? भारतीय जजों को भी ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने या सुनने का अधिकार मिले। समझ गए? अभी तक जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ज्ञानेश, ठीक है ना, क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये जो मुकदमे चलाने का अधिकार भारतीयों को मिले। अभी तक की न्यायिक व्यवस्था में ये विभेद या अन्याय या अंतर स्पष्ट था कि यूरोपीय अधिकारियों पर, ब्रिटिश अधिकारियों पर जो मुकदमे थे वो केवल उन कोर्ट्स में भेजे जाते थे जहां पर अंग्रेज जज हों, क्योंकि किसी गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज का मुकदमा कोई भारतीय कैसे सुन सकता है, क्योंकि भारतीय तो निकृष्ट है। इल्बर्ट बिल ने कहा कि भारतीय जज भी विदेशियों का मुकदमा सुन सकते हैं, और यूरोप के ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा मुकदमा है तो भारतीय जज सुन सकते हैं। भाई साहब, आग लग गई, मतलब जिसको कहते हैं ना तन बदन में आग लग गई, हमारे अवधि में कहते हैं ना कि तलबे में आग लगी और चुटिया में बुझी, मतलब पूरा शरीर जल के खाक हो गया। अंग्रेजों का पूरा शरीर जल के खाक हो गया। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती, भाई साहब हम मानने वाले नहीं है। तो भयानक बिल का विरोध हो गया, और कहा क्या? ये जो भारतीय जज हैं ये तो हैं असभ्य और इनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन है, इसलिए ये न्याय दे ही नहीं पाएंगे। और भाई साहब ये जो है ना, यूरोप के अंदर अंग्रेजों ने कहा कि ये हमारी प्रतिष्ठा और हमारे अधिकारों का हनन है, हनन है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन समानता का जो अधिकार था ना, कम से कम वो लागू तो हो रहा था, वरना तो ये तो ज्ञानेश असमानता के लिए ही काम करते थे ना। तो एक चीज की प्रतिष्ठा, तुम लोगों ने वो वाली पिक्चर देखी ना, मोहब्बतें, उसमें अमिताभ बच्चन शंकर आर्यन बने हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये अंग्रेज जो है जहां जाते थे कहते थे हम बहुत सभ्य हैं। सभ्य कैसे पता चलेगा? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ठीक, ये जानते हो क्या होता है? ये एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मसला है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कुछ लोग अपनी कल्चर के साथ अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे लोगों को इंफीरियर मानते हैं। अब बेचारे इंफीरियर वाले लोग ना जब इंफीरियर 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 कहते रहो तो घबराते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं रेस्टोरेंट में जाओ, जिसको देखो नहीं भी खा पा रहा, कटर कटर कुटुर कुटुर लेकर के जो ना छुरी कांटा, नहीं खाते हम छुरी कांटे से। थोड़े दिन में कहोगे कि वो दो जो है वो सलाई लेकर के कोरियंस की तरह हम नूडल में चाप दें, इसे कैसे खाएंगे यार? सलाई से हम नूडल कैसे पकड़े? हमारा दाल भात खाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फिर मामला जो है ना कैसे आ जाता। हम लोग जेएनयू में जब पढ़ते थे, मैं और मेरा एक दोस्त, पीछे वहां 3 मॉल है, जिसमें एक मॉल जो है ना बड़ा एलीट मॉल है। मतलब ऐसा हम लोगों के बीच में ऐसी बातें चलती थी कि भाई साहब इस वाले मॉल में तो 22,000 रुपया की सबसे सस्ती जो जींस है वो 22,000 रुपया की मिलती है। उसमें लोग जाते नहीं थे, लेकिन उसमें जो है एक वो कौन सी हार्ले डेविडसन जो बाइक थी उसका शोरूम हुआ करता था। मेरे इस दोस्त को हार्ले डेविडसन बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने कहा कि सर जो है, हाँ चॉप स्टिक्स, भूमिका बिल्कुल ठीक, तो मुझे चॉप स्टिक्स है ना उससे कैसे खाएंगे। तो हमारे मित्र को ये हार्ले डेविडसन बहुत अच्छी लगती थी, और खरीदे कैसे? 19 लाख 20 लाख की उस समय आती थी, आज से 15 साल पहले की बात। तो हम दोनों चले जाते थे टहलते टहलते उस मॉल में, और उस मॉल का जो दरबान है वो हमारी चप्पलें देखता था, क्योंकि हम लोग जानबूझ के चप्पल पहनते थे और 3/4 पहनते थे। 3/4 समझते ना, पूरा पजामा नहीं और नेकर भी नहीं, 3/4 वाला जो थोड़ा घुटने से नीचे तक होता है, चप्पल और 3/4 पहन के पहुंच गए। अब गार्ड करा, देख रहा हम लोगों को, घूर रहा है, एक आध बार जी बताइए बताइए क्या जा रहा है अंदर। अंदर गए, हार्ले डेविडसन के शोरूम में वो बैठ रहा है जाकर के, वो बैठ रहा है और बैठ करके हार्ले डेविडसन पर ट्रायल ले रहा है। और हार्ले डेविडसन में जो उनके सेल्स मैनेजर थे वो घूर घूर के देख रहे हैं कि भाई तुम चप्पल पहने चले आए, 3/4 पहन के चले आए, बमचम्स की जो ये 150 रुपये टी शर्ट पहन के चले आए, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं ले पाओगे हार्ले डेविडसन। लेकिन हम लोग जानबूझ के ये करते थे और बार बार करते रहे। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी इज्जत तुम मेंटेन करके बैठे हो ना उसका कबाड़ा हम कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंग्रेजों की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हमेशा तोड़ने में मेरा दिल किया करता है कि भैया इनको ना जहाँ कोई सुपीरियरिटी शो करे, कल्चरल सुपीरियरिटी, उसको औकात में ले आओ, ठीक है ना। सिगरेट पीना फैशन है, यस यस, वेरी वैलिड पॉइंट, सिगरेट पीना फैशन है, वहां पान ने कहा कॉन्फिडेंस आने वाली बात है। यूरोपीय समाज ने कहा कि भाई हम नहीं मानने वाले, और ये इतनी तेज हो गई बगावत सेना में, पुलिस में, अधिकारियों में, जनता में, कि अंग्रेजों ने कहा कि हमें किसी व्हाइट म्यूटिनी या श्वेत बगावत का सामना करना पड़ सकता है। समझ रहे हो? 1857 में काली बगावत थी, है ना भाई, काले और भूरे हम लोग, तो अब कह रहे हैं कि 1857 के बाद ऐसा ना हो जाए श्वेत बगावत हो जाए, अंग्रेज ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे इल्बर्ट बिल के लिए। और क्या हुआ? अंततः इसको बिल को संशोधित करना पड़ा
ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इल्बर्ट बिल निम्न में से कैसे संबंधित था, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कांग्रेस ने किसी बिल के समर्थन में प्रदर्शन करने शुरू किए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एक चीज, नरम पंथियों की अपनी सीमाएं हैं। नरम पंथियों की भाई अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं वही है कि ठीक है, उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन के बाद अगर हम आगे बढ़ करके देखते हैं तो हमें सीमाएं पता चल जाती हैं। बहुत ही अभिजात्य सामाजिक आधार है, ठीक है, बहुत अभिजात्य सामाजिक आधार, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग। इसको ऐसे समझो, अभिजात्य सामाजिक आधार। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये लोग अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं। अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं तो समझने के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए। तो समझने के लिए जब अंग्रेजी पढ़नी है, आम भारतीय तो निरक्षर है, अनपढ़ है, 85% जनता तो पढ़ ही नहीं सकती हिंदी अंग्रेजी कुछ भी, तो कैसे समझेंगे। तो केवल पढ़े लिखे लोगों के बीच का चोचलेबाजी हो गया। अंग्रेजी लिख रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। उस समय की वो मजबूरी भी थी, लेकिन इससे क्या हुआ, सामाजिक अधिकार जो है आधार बहुत सीमित रह गया, ठीक है। और जब ये सीमित आधार रहा तो शिक्षित व शहरी मध्य वर्ग की, भैया अव्वल तो शहर में रहता हो तभी ना शिक्षित होगा, ठीक है, तो शिक्षित हो और शहरी हो तभी जो है वो इनसे जुड़ेगा, वरना लोग नहीं जुड़ते थे, क्योंकि वहां तक ये पहुंचते ही नहीं थे। पहुंचते थे तो इनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ये भी एक तरीके से अंग्रेजी बोलने वाले टिपिर टिपिर वाले लोग थे। अब आंदोलन आंदोलन व सांगठनिक ढांचे का विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भाषा नहीं है। मान लो हिंदी भी बोले तो इतनी कठिन कठिन बातें बोलेंगे कि वो जो है बात नहीं बनेगी। अनमोल, जमींदार एसोसिएशन बुक में और आपका 1837 38 एक आधे साल के बेटा, ये जो है डिफरेंसेस जब भी आए, ठीक है, तो तुमको एक बार क्रॉस चेक कर लेना होगा। इसीलिए कई बार कई किताबों के अंदर सन को लेकर, जैसे एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी, उसके अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 96 लिख देंगे, ठीक है, कहीं 97 लिखा हुआ है। तो कुछ किताबों में एक आध साल के डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तुम हमारी अपनी जो हमारे नोट्स हैं उनके हिसाब से चल सकते हो, अदरवाइज तुम उसको क्रॉस चेक कर जो एनसीईआरटी है, ठीक है ना। लेकिन जो है जमींदारी एसोसिएशन 38 और 37, ये दोनों आपको अलग अलग रेफरेंसेस में किताबों में दिखाई पड़ता है। ऐसी जो फैक्चुअल दिक्कतें हुआ करे बेटा, उसमें घबराया नहीं करो। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मतलब दशकों से इतिहास पढ़ रहे हैं, तथ्यों को लेकर के बड़ा उलझन होती है। उलझन से मतलब यह है कि कई बार आपको ईयर्स वगैरह, खासतौर पर यह क्या हुआ कि किताबें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। बॉम्बे एसोसिएशन किस बुक में अनमोल, बॉम्बे एसोसिएशन किस बुक में 52 है, 76 होगा, ठीक है, 76 होगा अनमोल, एकदम 76 रखो उसको, ठीक है। हाँ चलो, तो आंदोलन और सांगठनिक ढांचे का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सीधी सी वजह है क्योंकि इनकी भाषा बड़ी कठिन है ना। राजनीतिक भाषा बहुत कठिन है, पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, ठीक, तो इसलिए बड़ी कठिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जनता को वो समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक भाषा क्या है, कठिन है ना, बहुत ही कठिन है और जटिल है। जनता में इनका विश्वास भी नहीं है। जनता में विश्वास का मतलब क्या होता है कि हमें जनता चाहिए अपनी लड़ाई के लिए कि नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि इनको संवैधानिक सुधारों में विश्वास है और इसलिए जनता में विश्वास नहीं है। संवैधानिक सुधार में विश्वास तो जनता में नहीं, यानी कि ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि अंग्रेजी संसद को, अंग्रेजों को, इन सब लोगों को हम जाकर के प्रभावित करें, उनको अप्रोच करें, उनको बहुत बढ़िया जो है एक मेमोरेंडम सबमिट कर दें, एक एप्लीकेशन दें, सिग्नेचर कैंपेन करें, उनको प्रभावित करें। इसमें जनता की जरूरत कहां है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो जब संवैधानिक सुधार में विश्वास है तो जनता में ज्यादा विश्वास इनका नहीं बन पाता है और इसी वजह से जनता को जोड़ने के तरीके भी इनके पास नहीं है, ठीक, जनता को जोड़ने के तरीके नहीं, जनता से जुड़ाव के तरीकों का अभाव है, जनता से जुड़ाव के तरीकों का अभाव। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, इतना सब है, आपको बहुत विश्वास है तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि आपका विश्वास तो अंग्रेजों पे है। तो यहां क्या हुआ, असली चीज क्या है कि अंग्रेजों पर ठीक है प्रभाव नहीं, अंग्रेज इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अंग्रेज प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हैं, अंग्रेजों को डर कैसा, मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग आकर के टिपिर टिपिर अंग्रेजी बोल के चले जाएंगे, अंग्रेजों का क्या बिगड़ जाएगा। अंग्रेजों का तो 1857 से नहीं बिगड़ा, तो इन्होंने ज्यादा लोड ही नहीं लिया अंग्रेजों ने इनका। लेकिन दूसरा काम क्या किया कि कांग्रेस को असंतोष, ठीक है, असंतोष को शांत, कांग्रेस का उपयोग, ऐसे लिखते हैं इसको कि कांग्रेस का उपयोग
असंतोष को शांत करने के लिए। रुक जाओ, अच्छा इसको यहां पर एक चीज तुमको डिस्कस ही कर दें, इसको लिख लो जरा, इसको लिखो, लिखो तो आगे बढ़े, 30 सेकंड देता हूं। ठीक है, ये भी लिख दो, ऐसे स्लाइड को बनाओ। ठीक, आगे बढ़े, हो गया। चलो अब देखो क्या हुआ, इतनी इन्होंने नरमपंथियों ने ये सब कर रहे हैं और अभी भी करेंगे, लेकिन ये जो बात हम कर रहे थे कि अंग्रेज और ऐसे कर दें, अंग्रेज और नरमपंथी राजनीति, नरमपंथी राजनीति, इसके प्रभाव को जरा हमको देख लेना। इससे हुआ क्या, इनको ये लग रहा था कि हम शायद अंग्रेजों को जब सही स्थिति बताएंगे तो अंग्रेज प्रभावित हो जाएंगे और हम भारतीयों के लिए कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीमाएं हैं, पर भी इन्होंने क्या किया है, किसानों की समस्याओं को सामने लाए, भारत के आर्थिक शोषण को सामने लाए, धन की निकासी पर ध्यान दिलाया। तो आखिरकार भले ही पढ़े लिखे उच्च वर्णीय लोग थे, लेकिन इन्होंने भारत की जनता को केंद्र में कहीं ना कहीं रखा, अध्ययन के केंद्र में रखा, यह अलग बात है, पढ़ाई के केंद्र में रखा। अब क्या हुआ, अंग्रेजों पर नगण्य प्रभाव पड़ा। मतलब अंग्रेज अपनी सुविधा के हिसाब से इनको भाव देते थे, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से, कि हमको ठीक लग रहा है तो हम भाई आपका लोड लेंगे, नहीं ठीक लग रहा है तो हम आपका लोड लेवे नहीं करते हैं। ये अंग्रेजों ने मान लिया। दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि अंग्रेजों ने ये कोशिश की कि जनता के असंतोष को समझने का माध्यम माना कि भैया जनता में चल क्या रहा है उसको हम केवल समझ भर लें, इतना हमारे लिए काफी है। कि जनता के असंतोष 1857 में कुछ पता ही नहीं चल पाया था, अचानक से कुकर फट गया था, सीटी में आवाजें नहीं आई, तो इन्होंने सोचा कि शिक्षित भारतीय कम से कम भारतीयों की बातें करती रहती हैं, ठीक है, बातें करती रहती हैं, तो अनमोल सैटरडे को शुरुआत के आधा घंटा हम लोग डाउट पे बात कर लिया करेंगे, ठीक है, हर सैटरडे शुरुआत में हम लोग केवल डाउट पे बात करते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो जनता के असंतोष को समझने का माध्यम बन गया। तुम लोग मुझे याद भी दिला देना, एक दो बार कर लेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन सैटरडे, एवरी सैटरडे, हर हफ्ते में शुरुआत का आधा घंटा हम लोग डाउट्स पर बात कर लेंगे, ठीक। चलो, तो कम से कम जनता की ये बात कर रहे हैं, जनता को भी लगेगा हमारी बात करने वाला कोई है, और जनता का असंतोष निकल जाएगा। और यहां इसी वजह से ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, कभी कभी कुछ लोगों का ये कहना है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया। कैसे? सेफ्टी वॉल्व। इसी से ये सेफ्टी वॉल्व थियरी निकली, एक पूरा सिद्धांत निकला, ठीक है, कि सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व समझते हो? कुकर तुम लोगों ने देखा ना, कुकर में एक तो सीटी होती है और एक सीटी के आगे ही एक वॉल्व होता है। वो वॉल्व क्यों दिया जाता है कि अगर मान लो कभी सीटी फंस जाए किसी वजह से और सीटी नहीं आए तो प्रेशर अगर नहीं निकल पाएगा तो कुकर फट जाएगा। तो क्या होता है, जब सीटी फंस गई अगर किसी वजह से तो प्रेशर कुकर का वॉल्व फट से निकल जाता है, प्रेशर सू करके बाहर निकल गया और कुकर बच गया। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब था कि अंग्रेज ये कह रहे थे कि भाई साहब कांग्रेस जो है हमारे लिए एक तरीके का सेफ्टी वॉल्व है। और बाद में कुछ अन्य लोगों ने भी सेफ्टी वॉल्व की बात की और उसकी एक बड़ी वजह क्या थी, एओ ह्यूम की भूमिका। हम लोग जानते हैं ना, एओ ह्यूम के बारे में हमने बात की थी, सेफ्टी वॉल्व। और सेफ्टी वॉल्व का एक तर्क तो ये था कि एओ ह्यूम की भूमिका, इसको लेकर कहा जाता था कि भाई ये तो अंग्रेजों ने ही बनवा दिया, हमको लगता है डफरिन ने ह्यूम को भेजा और उन्होंने इसको बना दिया। लेकिन भारतीय नेताओं में लाला लाजपत राय ने भी आगे चलकर जब एक आलोचना प्रस्तुत की तो उन्होंने भी सेफ्टी वॉल्व कहा, ठीक है ना, ये माना कि सेफ्टी वॉल्व की तरह इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी यहां पर जो है प्रचलित हो गई। तो जनता को इस असंतोष को समझने का इन्होंने माध्यम इनको मान लिया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि तीसरा काम ये किया कि आजादी की जो पूरी, मतलब ये जो असंतोष वगैरह समझ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस को आक्रामक होने से बचाना। ये तीसरी चीज ये थी कि कांग्रेस ज्यादा आक्रामक ना हो सके, इसलिए शिक्षित भारतीयों का उपयोग करते रहो। क्यों? यहां से जो कहानी शुरू होती है वो थोड़ी सी अलग दिशा में जाएगी। और वो दिशा क्या है? वो दिशा है कि कांग्रेस के अंदर ये है नरम पंथ। तो एक जो है नया धड़ा उपजेगा या उसका उदय होगा जिसका नाम है गरम पंथ। आपने नरम पंथ और गरम पंथ के बारे में खूब ही सुना होगा। तो गरम पंथ को ज्यादा बढ़ावा ना मिले इसलिए कभी कभी उन्होंने नरम पंथियों को खुश करने की कोशिश भी की, ठीक है ना, खुश करने की कोशिश भी की। और दूसरी चीज क्या हुई कि अंग्रेजों को यह मौका मिल गया कि संवैधानिक सुधार प्रस्तुत कर दें या कुछ ऐसा गिफ्ट दे दें कि नरम पंथी कहें कि भाई अंग्रेज हमारी बात सुन रहे हैं, और जो गरम पंथी हैं वो ज्यादा मजबूत ना हो सके। गरम पंथी कौन है हम अभी समझेंगे। फौजिया ने कहा कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इसको फिर से एक दो स्लाइड को मैं फ्लो में समझा देता हूं, ठीक है। ये क्या था, इल्बर्ट बिल के विधेयक के आगे बढ़े। अब ये नरम पंथी, ये तो समझ गए तुम लोग कौन है,
अभिजात्य सामाजिक आधार, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, इसलिए बड़े एलीट हैं। एलीट से मतलब अभिजात्य, बड़े अमीर लोग हैं ऐसे माने। तो इस वजह से इनका आधार क्या है, समाज में इनको सुनने समझने वाले लोग एक तो शिक्षित लोग ही होने चाहिए, दूसरे शहरी होने चाहिए। तो शहरों के लोग इनसे थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन पढ़े लिखे शहरी लोग आपस में बैठ रहे हैं। तीसरी चीज है कि इनके पास आंदोलन को बढ़ाया कैसे जाए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल चांदनी लाल बाल पाल, आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, जनता को उससे कैसे जोड़ा जाए, इसके तरीके नहीं है, उसका सांगठनिक ढांचा नहीं है। राजनीतिक भाषा बहुत कठिन बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं और हिंदी भी अगर बोल रहे हैं, मराठी भी बोल रहे हैं, तो इतनी पढ़े लिखे लोगों की भाषा बोल रहे हैं कि उसमें बड़ा बड़ा बम गिरा देते हैं। भाषा के साथ में क्या होता है, अगर मैं अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो तुम लोगों को लगा इस तरह क्या ही पढ़ा रहा है। अगर मैं कहीं अंग्रेज हूँ और तुमको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, तो तुमको लगा बाप रे बाप, मैंने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में एकदम फाड़ दिया बाबा, अंग्रेज ले आया हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, वो भी अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। अगर अंग्रेज नहीं है, कोई भारतीय है, अगर मैं तुमको यही क्लास इंग्लिश में पढ़ाने लगूँ, तो तुम कहोगे देखो पढ़ा तो ठीक रहे हैं, समझ में थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं तो जरूर कुछ बढ़िया बात बोल रहे होंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा बड़ा बम गिरता है, ठीक है ना। जैसे शशि थरूर का नाम तुम लोगों ने सुना ही, शशि थरूर ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिख देते हैं, ऐसे ऐसे भाषण में, इंटरव्यूज में ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं कि लोग बैठ जाते हैं डिक्शनरी खोल के कि भाई साहब क्या मतलब हुआ इसका। तो अंग्रेजी से जो जनता है वो इसी तरीके से थोड़ा घबराती है, तो जुड़ नहीं पाती, तो इनकी राजनीतिक भाषा बहुत कठिन है। इनका विश्वास क्या है, नरमपंथियों का संवैधानिक सुधार में, यानी कोई नया संवैधानिक संशोधन आएगा उसमें हमारी मांगे शामिल कर ली जाएंगी, अन्याय और शोषण भारतीयों का खत्म हो जाएगा। जब संवैधानिक सुधार में विश्वास है तो जनता में नहीं है। इनको जनता क्यों चाहिए, अभी इनको जनता चाहिए नहीं, इनको तो कुछ पढ़े लिखे लोग चाहिए जो ठाठ बाट से अपना बढ़िया कपड़े पहने, छड़ी वड़ी लिए, इतर वितर लगाए हैं और लाट साहब से जाके मिल रहे हैं। जनता से जुड़ाव के तरीकों का भी इनके पास अभाव है, कैसे जनता को खींच के लाया जाए अपने पास तक, उसका तरीका ही नहीं है, ना विश्वास है ना इनके पास तरीका है। तो अब अगले आगे हम लोग बढ़े कि इसका फिर अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों पर नगण्य प्रभाव है, यानी उसकी गणना भी नहीं करी जानी चाहिए, अंग्रेज इनका लोड ही नहीं लेते क्योंकि इनके पास कोई ताकत नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं डेलीगेशन लेकर आकर मिले, आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आपके शहर में दो तरीके के लोग हैं, एक है जो पढ़े लिखे सूट बूट वाले लोग हैं और वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई डीएम साहब ये हमारी मांग है, इसको पूरा कर दीजिए। अगर वो मांग तुम नहीं पूरा करना चाहते, क्योंकि स्टेट जो है वो कह रहा नहीं हम तो बुलडोजर चलाएंगे, अतिक्रमण विरोधी अभियान हमारे यहाँ चल रहा है, मुख्य बाजार जो है ना उसको तोड़ा जाएगा, सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, ठीक है ना, चौड़ीकरण किया जाएगा। वो जो चौड़ीकरण में दुकानें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, ये हो रहा, तो कुछ लोग, कुछ व्यापारी, कुछ पत्रकार, कुछ वकील आकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या बैठ गए, ठीक है। अब तो काफी बदल गया, लेकिन फिर भी 150 लोग आ गए आपके यहाँ कि ये डीएम साहब ये कर दीजिए जरा, हमारी ये मांग है। तो तुम लोग अच्छा 150 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाजार में थोड़ा बलवा होगा, ज्यादा ज्यादा 500-700 आदमी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है देख लेंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बड़ी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ये काम हो जाए, अतिक्रमण विरोधी अभियान चल जाए, स्टेट कह रहा है ऊपर से ऑर्डर है कि करवाना है तुमको, तो फिर लोड नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि इसी मुद्दे पर पूरा शहर आ जाए, जनता कहे कि अच्छा बेटा पहले तोड़ोगे, तोड़ के पुरानी दुकानें गिर जाएंगी, तो जिनकी दुकानें गिर जाएंगी उनको मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, ये बेचारे भूखों मर जाएंगे, फिर आप यहाँ पर महंगी दुकानें बनाओगे, महंगी दुकानों का महंगा किराया लोगे, महंगे किराए वाले लोग हमको महंगा महंगा सामान बेचेंगे, इसलिए हम भी परेशान हैं, जनता भी परेशान है। ये जैसे शहर बन रहा बनने दो, ओवरब्रिज निकाल देना चाहिए दूसरी तरफ से। तो अगर पता चले कि पूरे शहर में प्रदर्शन हो गया है, हर जगह पर जो है लोग सड़क पर निकल रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है और जनता की तैयारी है, तो आप तुरंत उठाएंगे फोन और कहेंगे साहब इनके पास तो लोग हैं, इनके पास जनता है, ठीक है। और जब ऊपर पता चलेगा कि जनता में गुस्सा फैल गया तो ऊपर से कहा जाएगा रोक दो, इनके पास जनता नहीं है, ये नरमपंथी है, इन्होंने जनता को ज्यादा लोड ही नहीं लिया, जनता को जोड़ा ही नहीं अपने से, तो इसलिए अंग्रेजों पर नगण्य प्रभाव है। लेकिन अंग्रेज इनका उपयोग करे ले रहे हैं कि जनता में असंतोष क्या है, जनता में शिकायत क्या है, ये जनता की ही तो बात कर रहे हैं कि भाई साहब किसानों के ऊपर ये अन्याय हो रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, या हमारे गिरमिटिया मजदूर जो है उनका शोषण हो रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये सुधार होना चाहिए। तो जनता की नाराजगी को समझने का औजार इन्होंने इसको बनाया है। तीसरा उपयोग जो अंग्रेज इनका कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस आक्रामक ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में भी हम देखेंगे कि ये गरम पंथ का उदय हो रहा है। गरम पंथ, ये कहते हैं नरम नरम गरम नरम गरम, ठीक है, ये है नरम, तो अभी उभरने वाला है गरम गरम पंथ। तो ये नरम पंथ और गरम पंथ की लड़ाई में ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा नरम पंथियों को आगे बढ़ाया जाए और गरम पंथियों को कुचल दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा बेटा ना, तुमने जो लिखा है कि जिनका नाम सुनकर आंदोलन बंद हो जाता है, कुछ लोगों की सांसें रुक जाती हैं, जनता नहीं है आंदोलन के पास, तो कोई आंदोलन से कोई क्यों डरेगा। कितने आंदोलन, 200 400 500 700 1000 आदमी। आंदोलन का मतलब यह होता है कि शहर से लेकर गांव तक लोग खड़े हो गए, तो आंदोलन है ही नहीं, तो कोई डरेगा क्या। वरना डरते तो बच्चे बड़े बड़े हैं, जिनका नाम आपने लिया उनसे भी बहुत ताकतवर लोग हुए दुनिया के अंदर, लेकिन जनता आ जाएगी तो वो भी सोचेंगे कि नहीं भाई जनता के विरुद्ध हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो जनता से बने हैं यार, तो जनता ही नहीं है तो आंदोलन क्या है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये जो है नरमपंथियों की, ये एक अंग्रेजों पर जो प्रभाव था उनका वो ये पड़ता है। अब अंग्रेजों ने सोचा कि गरमपंथी अभी उभरेंगे, तो गरमपंथियों के उभार को रोकने के लिए थोड़ा सा एक चारा डाल दिया जाए नरमपंथियों को। संवैधानिक सुधार की बात नरमपंथी कर रहे हैं ना, तो नरमपंथियों ने जब ये सब बातें अंग्रेजों के सामने कहीं, संवैधानिक सुधार बहुत दिनों से हुए भी नहीं थे, तो आखिरकार 1892 में कब आया था आखिरी एक्ट, 1861 और उससे पहले 1858 और 1861 के जो एक्ट है 1857 के बाद जो पड़े
उसके बाद अब 92 में आ रहा है, लगभग 30-31 साल हो गए, संवैधानिक सुधार हुआ ही नहीं। और अब यहां पर क्या हो रहा है कि 30-31 साल बाद ये लेकर आ गए एक संवैधानिक सुधार, और ये सीमित रूप से राजनीतिक सुधार थे। इन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861, उसका हम विस्तार कर देंगे। विस्तार देखो कितना बड़ा हो रहा है, संख्या बढ़ाई 10 से लेकर कर दी 16। लेकिन क्या किया, अच्छा 1 PM से दूसरी क्लास से बेटा खत्म कर देंगे, 1 PM से 2 मिनट में ये वाली स्लाइड खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे कल पढ़ेंगे। तो 10 से बढ़ाकर कर दी गई 16। अब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ बात, अच्छा चलो ठीक है तुझे, यहां पर क्या हुआ कि 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई और गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। ध्यान में क्या रखना है, प्रीलिम्स के हिसाब से इतना ये संख्या वंख्या नहीं पूछते हैं, पैटर्न अब एकदम अलग बन गया है। केंद्रीय विधायी परिषद में विस्तार हुआ और प्रांतीय विधायी परिषद में विस्तार हुआ 1892 के काउंसिल एक्ट में। स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन बना देंगे तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल किए जा रहे हैं। पहले सरकारी सदस्य ही आए थे, अब की क्या हुआ, गैर सरकारी विश्वविद्यालयों से, नगर पालिका, जिला बोर्ड और चैंबर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ध्यान क्या रखना है, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, हम और तुम, कई बार तुम सब बच्चे कुछ पूछते हो फिर कुछ उस पर पूछ देते हो। तो अंग्रेजों ने कहा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, अब अंग्रेज उसका जवाब दे रहे हैं। अंग्रेज जवाब दे रहे हैं कि ना मिस्टर फलाने ये सही नहीं है, आप हमको गलत समझ रहे हैं, और मिस्टर फलाने को लग रहा है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो वो क्या कहेगा आदमी, अगर सामान्य रूप से आदमी क्या कहेगा, सर देखिए हम समझ रहे हैं। तो इतना कहने की आजादी नहीं है, यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछना है, यानी एक प्रश्न आप पूछ लीजिए, उसका जो जवाब मिला उससे आप संतुष्ट हो जाइए, तो ये होता है पूरक प्रश्न। फिर क्या कहा कि बजट सहित जितने भी पैसे रुपए के मामले हैं, वित्त से जुड़े मामले हैं, उन पर बहस का अधिकार ही नहीं, तुम उस पर नहीं बोलोगे तो क्या अधिकार मिला, झुंझुना पकड़ा रहे हो। प्रश्न पूछो, खाली प्रश्न पूछो, पूरक प्रश्न मत पूछो, और बजट और वित्तीय मामलों पर आप जो है कोई अधिकार ही आपको बहस करने का नहीं है। कोशिश एक तरफ इन्होंने ये की कि जो नरमपंथी हैं उनको ये लगे कि सरकार ने उनकी बात को सुना, और जब नरमपंथियों को ये लगेगा तो जाहिर सी बात है कि गरमपंथी जो हैं वो क्या होगा, वो थोड़ा सा उदास हो जाएंगे कि इसका मतलब है कि अब जो नरमपंथी हैं और अंग्रेज वो दोनों के दोनों मिलकर के शायद संवैधानिक सुधारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो गरमपंथ के उदय को रोकने की कोशिश हो रही है। क्या कोशिश हो रही है और क्यों कोशिश हो रही है, इस पर करेंगे बात हम लोग कल, ठीक है, जब लोकमान्य तिलक अभी आ जाएंगे पिक्चर के अंदर, ठीक है ना। चलो तो आज हम लोग इसको यही रोक लेते हैं इस क्लास को। हाँ हिमांशी 3 मिनट है बेटा अभी घड़ी में, तो चलो कभी 3 मिनट आगे कभी 3 मिनट पीछे, ऐसा चलता रहता है, क्योंकि मैं कुछ नया टॉपिक अगर शुरू कर दूंगा, मतलब नया अगर कोई थ्रेड शुरू कर दूंगा तो फिर आगे चला जाएगा, ठीक है, और फिर तुम्हारी एक बजे से क्लास है कुछ बच्चों की। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक।